नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और आज के इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉप साइड से। तो टॉप में जो आपको ऐसे पोर्शन नजर आ रहा है जिसको सिलेंडर हेड कहते हैं। ओके, ये सिलेंडर हेड क्या करता है, ढक्कन की तरह काम करता है। जैसे एक डिब्बा होता है ना, डिब्बे के ऊपर कैसे हम लोग कवर लगा दे, ढक्कन लगा दे ताकि डिब्बा जो है कवर हो जाए, वैसे कंप्रेसर में सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर है यहाँ पे और इसके अंदर पिस्टन अप डाउन कर रहा है। ओके, इसको कवर करने की जरूरत है। ओके, इसको कवर करने के लिए जो ढक्कन लगाया जाता है उसको हम सिलेंडर हेड कहेंगे। अब ये जो सिलेंडर हेड है, जो ओपन टाइप कंप्रेसर यूज होते थे उसमें तो यूज होता ही था, लेकिन नॉर्मली आप अगर फ्रिज में या विंडो एसी में जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं उसके ऊपर का शेल निकाल दोगे तो उसमें भी सिलेंडर हेड होता ही है। इसको सिलेंडर हेड भी कहते हैं या सिलेंडर कवर भी कहते हैं। जो सिलेंडर के ऊपर बैठता है उसको कहेंगे सिलेंडर हेड। जैसे हमारा हेड हो गया ना, वैसे एक क्या हो गया, हेड। तो इस तरीके से आप नाम याद रख सकते हो। टॉप मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ हेड, जो सिलेंडर को कवर करता है। उसके बाद में सिलेंडर हेड में क्या होता है, सिलेंडर हेड में दो पार्ट होते हैं। एक सक्शन पोर्ट। ओके, यहाँ पे जो जो सक्शन साइड में होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सक्शन पोर्ट। जो डिस्चार्ज साइड में होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्चार्ज पोर्ट, PORT, डिस्चार्ज पोर्ट। अब क्या होता है, जो सक्शन लाइन है मतलब इवापोरेटर से जो गैस आती है ना, उसको एक जगह पे रोका जाता है, एक जगह पे उसको जमने के लिए जगह होती है और उस स्पेस को हम कहते हैं सक्शन पोर्ट। यहाँ पे गैस आके जमा हो जाती है इवापोरेटर की। ओके, और डिस्चार्ज हुई गैस यहाँ पे जमा हो जाती है। ये जो गैस है लो प्रेशर की होती है और लो टेम्परेचर की होती है, और यहाँ पे जो है ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस होती है। और बीच में जो होता है इसको क्या कहेंगे, पार्टीशन। तो क्या क्या देखा हम लोग ने, सिलेंडर कवर। सिलेंडर कवर में एक सक्शन पोर्ट होता है, एक डिस्चार्ज पोर्ट होता है और बीच में पार्टीशन होता है। ओके, और एक सक्शन लाइन यहाँ पे कनेक्टेड होती है और यहाँ पे जो लाइन होती है इसको क्या कहेंगे, डिस्चार्ज लाइन। तो सक्शन लाइन से गैस आपके कहाँ पे जमा होता है, सिलेंडर कवर के सक्शन पोर्ट में। डिस्चार्ज होने के बाद गैस डिस्चार्ज पोर्ट में जमा होती है और डिस्चार्ज पोर्ट से वो कहाँ पे जाती है, डिस्चार्ज लाइन में जाती है और डिस्चार्ज लाइन से आगे कंडेंसर में चली जाती है। ओके, फिर ये जो सिलेंडर हेड है इसके बिल्कुल नीचे ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको, ये जो ब्लू लाइन है दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल प्लेट। ओके, इसको क्या कहेंगे, वॉल प्लेट, क्योंकि इसके ऊपर वॉल लगे होते हैं। ओके, तो वॉल प्लेट में दो वॉल लगे होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज कॉल्ड एज अ सक्शन वॉल। ओके, या सक्शन रीड भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इसको। सक्शन वॉल नॉर्मली कहते हैं या सक्शन रीड हम इसको कहेंगे। और ये जो ये जो ग्रीन कलर में सक्शन वॉल हो गया, रेड कलर में जो है डिस्चार्ज वॉल हो गया। अब ये ना उल्टा होता है, ये ना ये उल्टा टी नजर आ रहा है और ये सीधा टी नजर आ रहा है। ओके, तो दोनों वॉल जो है वो एक गेट की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे घर में ऑफिस में गेट होता है ना, उस गेट से के द्वारा ही हम अंदर बाहर जा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एक गेट होते हैं। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब ये जो सक्शन वॉल है ना सिर्फ ऊपर से ही खुलेगा। ओके, तो जो इवापोरेटर से गैस आती है वो सक्शन लाइन में आएगी, सक्शन लाइन से आएगी सिलेंडर हेड के सक्शन पोर्ट में। ओके, और जब यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, मतलब यहाँ का प्रेशर जब कम होगा, ओके, सिलेंडर बोर का कब प्रेशर कम होगा, पिस्टन नीचे जाएगा। पिस्टन जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ तो ये जो गैस है इसका प्रेशर जब ज्यादा होता है और यहाँ का प्रेशर जब उससे कम हो जाता है। ओके, ये जो सक्शन पोर्ट है इससे इसका प्रेशर जब कम हो जाएगा तो वॉल अपने आप ही खुलेगा। तो वॉल को खोलने के लिए कुछ और किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, प्रेशर डिफरेंस से वॉल खुलते हैं। जब यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो प्रेशर है वो धकेल देगा इस वॉल को, पुश कर देगा, और पुश करने से वॉल को वो यहाँ पे आ जाएगा, सिलेंडर बोर। इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर बोर। तो एक राउंड चीज होती है, होल होता है राउंड, जिसके अंदर गैस चली आएगी। ओके, और जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, इसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं, पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये गैस यहाँ पे सिलेंडर बोर में कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के बाद में यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है। जब यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वॉल अपने आप क्लोज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो वॉल के ऊपर यहाँ का ज्यादा का प्रेशर आएगा, यहाँ का प्रेशर कम है तो वॉल अपने आप क्लोज हो गया और ये जो वॉल है अपने आप प्रेशर की वजह से खुल जाता है और ये जो कंप्रेस गैस है आ जाती है डिस्चार्ज पोर्ट में, और डिस्चार्ज पोर्ट से गैस डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर की ओर निकल जाती है। ओके, फिर ये जो हो गया वॉल, और वॉल जहाँ पे लगे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल प्लेट। अब वॉल प्लेट की खासियत क्या होती है, वॉल प्लेट एकदम सुपर फिनिश होती है और जहाँ पे वॉल बैठते हैं ओके वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब गैप्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ का जो सरफेस होता है जहाँ पे वॉल बैठते हैं वहाँ का सरफेस एकदम फिनिश होता है और वो फिनिश करने के लिए एक ऑपरेशन होता है। ज़्यादा करके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल प्लेट जो है जहाँ पे वॉल बैठता है वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होता है, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ
लैपिंग एग्जाम में हर बार फर्स्ट ईयर में तो सवाल पूछा ही जाता है, तो इस ऑपरेशन को नाम तो याद रखो, लैपिंग। क्योंकि यहाँ पे ना मेटल टू मेटल कांटेक्ट ही है। अगर आपने मेरा गैस्केट का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा कि दो मेटालिक पार्ट के बीच में लीक को प्रिवेंट करने के लिए गैस्केट यूज करते हैं, लेकिन वॉल प्लेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वॉल प्लेट में आप गैस्केट नहीं यूज कर सकते क्योंकि नॉर्मली कंप्रेसर काफी हाई स्पीड में चलते हैं। ओके, अगर मान लो कि कंप्रेसर 2850 के आरपीएम में चल रहा है, तो ये वॉल जो है 1 मिनट में 2050 बार खुल रहा है, बंद हो रहा है। ओके, तो 2850 बार अगर वॉल ये ऑपरेट होगा तो वहाँ पे किसी भी मेटल का ऊपर आप गैस्केट यूज करते हो, रबर हो गया, पेपर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, तो वो गैस्केट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई गैस्केट की प्रोविजन रख ही नहीं सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, किसी भी तरीके से इसको फिनिश करना ही करना है वॉल प्लेट को। ओके, और वॉल प्लेट जब फिनिश होगी तो वॉल प्रॉपरली बैठते हैं वॉल प्लेट के ऊपर और लीकेज नहीं होता। मान लो यहाँ पे थोड़ा भी कुछ ऐसे पार्टिकल जमा हो गए, किसी भी कारण कुछ भी बर जमा हो गई, अब क्या होगा, जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो वॉल जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे गैप आ गया। गैप आने से क्या हो गया, जो गैस, जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से डिस्चार्ज होना था, वो अब इसके कारण थोड़ा थोड़ा करके लीक हो जाएगा और वो फिर से सक्शन में, मतलब इवापोरेटर पे चला जाएगा। क्यों इवापोरेटर पे चला जाएगा, क्योंकि इवापोरेटर का प्रेशर लो है, तो गैस को यहाँ से यहाँ पे जाने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे प्रेशर हाई है तो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर पे क्यों जाएगा, रेफ्रिजरेंट को अगर लो प्रेशर का कोई भी जोन मिलता है तो वहाँ पे वो चला जाता है, और तब हम कहते हैं कि कंप्रेसर की पंपिंग वीक हो गई, या उसको लीक बैक कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, क्योंकि गैस लीक होकर वापस कहाँ पे जा रही है, सक्शन के थ्रू इवापोरेटर में जा रही है। तो वॉल में अगर प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए, माइन्यूट भी प्रॉब्लम आ जाए, तो कंप्रेसर काम करना पूरा बंद कर देते हैं। और इसके लिए वॉल प्लेट को काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी होती है, और फिनिशिंग देने के लिए जो ऑपरेशन यूज करते हैं, जिस ऑपरेशन को कहते हैं हम लोग लैपिंग ऑपरेशन। ओके, फिर लैपिंग से रिलेटेड और एक सवाल पूछा था कि लैपिंग में वॉल प्लेट को कैसे घुमाया जाता है, तो इंग्लिश 8 इसमें उसको घुमाया जाता है। तो लैपिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा लैपिंग ऑपरेशन क्या है, लेकिन फिलहाल समझ लो कि कंप्रेसर में एक वॉल प्लेट होती है, वॉल प्लेट में वॉल्स लगे होते हैं, वॉल का नाम है सक्शन वॉल और डिस्चार्ज वॉल, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की जाती है ताकि गैस वहाँ से लीक ना हो। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप नजर आएगा, दैट गैप इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जो है ना क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, माइन्यूट सा गैप होता है पिस्टन के टॉप में और वॉल प्लेट के बीच में, और वो गैप रखना जरूरी है, अदरवाइज ये जो पिस्टन है स्ट्राइक करेगा। ओके, ये पिस्टन जो है ना इसके ऊपर स्ट्राइक होगा वॉल प्लेट के ऊपर, और वॉल प्लेट ब्रेक हो जाएगी। मैंने आरपीएम बता दिया 2850, 1 मिनट में अगर 2850 बार वो अगर वहाँ पे स्ट्राइक होगा तो वॉल प्लेट ब्रेक हो जाएगी। और मैंने वॉल प्लेट की फिनिशिंग के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि इतनी फिनिशिंग वहाँ पे होनी चाहिए। तो एक छोटा सा गैप रखते हैं, मैंने यहाँ पे पर्पसली ज़्यादा रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस जम जाती है, उसके फायदे नुकसान को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लो जो वॉल प्लेट और पिस्टन के टॉप डेड सेंटर में गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड एज अ क्लियरेंस वॉल्यूम। फिर आते रेड कलर का जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, पिस्टन। ये मेन पार्ट है, ये गैस को कंप्रेस करने का काम करते हैं। पिचकारी, सिंपल एग्जांपल, पिचकारी लो, इंजेक्शन लो, तो उसमें जैसे वो पिस्टन होता है वैसे ये पिस्टन है। जैसे हम लोग पिचकारी को दबाते हैं तो पानी वहाँ से बाहर निकलता है पिचकारी से, वैसे ये पिस्टन ऊपर आ जाता है तो गैस यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। अब एक पिस्टन जो है इस सिलेंडर बोर में फिट होता है, जो ब्लैक कलर का राउंड है दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन फिट है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक्शन बहुत स्मूथ चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में 2850 में बार नॉर्मली जो हेर्मेटिक कंप्रेसर है वो रन होते हैं। ओपन टाइप कंप्रेसर का स्पीड कम होता है, 1440 है, उससे भी कम हो सकता है, लेकिन जो हेर्मेटिक कंप्रेसर होते हैं हमारे वो नॉर्मली स्पीड में रन करते हैं। इतने हाई स्पीड में जब ये चलेगा तो इसके साइज में और सिलेंडर बोर के साइज में, ये ब्लैक वाला सिलेंडर बोर है और ये जो पिस्टन है इसके साइज में थोड़ा सा क्लियरेंस रखते हैं, गैप रखते हैं। गैप क्यों रखते हैं, अदरवाइज वो घिस जाएगा वहां पे, और इसके लिए ये जो गैप होता है इस गैप को हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस। तो क्लियरेंस होता है, इस क्लियरेंस में दिक्कत क्या होती है, अब क्लियरेंस रखना जरूरी है, अदरवाइज पिस्टन मूव नहीं होगा, रेसिप्रोकेट नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं होगा। अब ये क्लियरेंस रखने के बाद में जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में जाता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, तो जो गैस कंप्रेस होती है, जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है, वो कंप्रेस होने के बाद में वो जाना चाहिए इस गैप में से, ओके, बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसको यहाँ पे और एक गैप मिल गई। ओके, यहाँ पे अगर गैप मिल गई तो ये जो रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से वापस क्रैंकेस में चला आएगा और वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा ही नहीं। ओके, तो ऐसा कब होता है, ऐसा जब कंप्रेसर पुराने हो जाते हैं और पिस्टन पूरा घिस चुका होता है या सिलेंडर बोर घिस चुका होता है, तो क्लियरेंस बढ़ता है
और क्लियरेंस बढ़ने से रेफ्रिजरेंट जो यहाँ से लीक होकर वापस चला जाता है। तो ऐसे वक्त पर डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता नहीं है। तो कई बार हम लोग सिस्टम चलाते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि यार डिस्चार्ज प्रेशर जो है नॉर्मली समझो 300 होना चाहिए, तो 300 पे नहीं जा रहे हो, 150 200 तक रुक रहा है। तो इसका मतलब एक तो वॉल प्लेट में प्रॉब्लम है या फिर पिस्टन जो है वो जो है उसको वेयर एंड टियर हो गया, जिसकी वजह से वो गैस को कंप्रेस नहीं कर सकता। ओके, ये तो पुराने होने की बात है, लेकिन जो नए कंप्रेसर्स होते हैं उसमें इस प्रॉब्लम को से बचने के लिए 2 रिंग्स लगाते हैं। ओके, उस रिंग को हम कहते हैं पिस्टन रिंग। ओके, तो एक पिस्टन रिंग क्या करती है, ये पिस्टन रिंग पिस्टन के ऊपर जाके बैठती है और पिस्टन रिंग कुछ इस तरीके से खुली होती है, उसमें स्प्रिंग टेंशन होता है और एक एंड उसका खुला होता है। ओके, तो वो जाने के टाइम सिलेंडर पावर में बंद हो जाती है, लेकिन अंदर जाके खुल जाती है। तो 2 पिस्टन रिंग लगाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे उल्टी होती है। एक का मुंह इस साइड में खुला होगा, एक का मुंह इस साइड में खुला होगा, बिल्कुल अपोजिट अपोजिट। और ऐसी पिस्टन रिंग 2 लगा देते हैं। अब क्या होगा, पिस्टन रिंग अंदर जाके स्प्रिंग टेंशन की वजह से खुल गई। पिस्टन में भी स्लॉट होते हैं, पिस्टन जो होता है उसमें पिस्टन रिंग को बैठाने के लिए ऊपर स्लॉट्स होते हैं, उस स्लॉट में बिल्कुल ये जाके बैठती है। इसका मटेरियल हार्ड होता है ताकि इसका वेयर एंड टियर ना हो। ओके, नॉर्मली अगर एल्यूमिनियम का या कास्टिंग का होगा तो एक कार्बन जैसे मटेरियल की बनी होती है, जिससे कि ये जल्दी इसका वेयर एंड टियर ना हो। अब क्या होता है, ये जो पिस्टन रिंग है अंदर सिलेंडर बोर में जाके ऐसे खुल जाती है और ये जो क्लियरेंस है इस क्लियरेंस को भर देती है। अब क्या होगा, जब भी पिस्टन कंप्रेसर स्ट्रोक में जाएगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जाएगा, तो रेफ्रिजरेंट तो यहाँ से एक्सेप्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिस्टन रिंग क्या करेगी, उस रेफ्रिजरेंट को रोकेगी और पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज पोर्ट में जाएगा, वहाँ से आगे निकल के जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पिस्टन का फंक्शन और एक पिस्टन रिंग का फंक्शन। नेक्स्ट होता है ऑयल रिंग। ओके, अब ये जो है हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो यहाँ पे लुब्रिकेशन की जरूरत है। मेन लुब्रिकेशन जो कंप्रेसर में होता है, इस टाइप के दो प्रकार के लुब्रिकेशन होते हैं, उसमें से हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम देखेंगे। एक होता है फ्लैश लुब्रिकेशन। फ्लैश मतलब जो क्रैंक घूमता है, इसको क्रैंक कहते हैं। ओके, इसमें काउंटर वेट्स वगैरह होते हैं, ये जब घूमते हैं तो ये ऑयल को फ्लैश करते हैं, ये कंटिन्यूस फ्लैश करते हैं। तो ये जो ऑयल है यहाँ पे उड़ के आ जाता है। अब ऑयल वहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगा नहीं क्योंकि ऑयल गाढ़ा होता है तो वो वक्त के चलते नीचे गिर जाएगा। तो ये जो ऑयल रिंग्स होती है इसमें ना स्लॉट्स होते हैं, तो वो ऑयल को अपने अंदर रोक के रखते हैं। तो जो भी ऑयल फ्लैश हो गया वो ऑयल कहाँ पे जाएगा, इस स्लॉट में जाएगा। और पिस्टन जब ऊपर नीचे होगा तो यही ऑयल रिंग का जो ऑयल है वो सिलेंडर में यहाँ पे लगेगा। साथ में कुछ ऑयल सिलेंडर में ऐसे भी पोरिंग होगा, मतलब यहाँ से भी फ्लैशिंग होगा। तो सिलेंडर बोर्ड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑयल यहाँ पे फ्लैशिंग की वजह से हो रहा है, साथ में कुछ ऑयल जो है पिस्टन ऑयल रिंग में भी लगा होता है। अब ये ऑयल जो बचता है उसका फायदा क्या होता है, जब भी आप कंप्रेसर को बंद कर देते हो तो उस वक्त में तो कोई फ्लैशिंग नहीं हो रही है, कोई लुब्रिकेशन सिस्टम यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो ये जो बचा हुआ ऑयल यहाँ पे है, इस शुरुआत के कुछ सेकंड तक, 30 सेकंड 40 सेकंड तक ये जो बचा हुआ ऑयल है ये इस वॉल को लुब्रिकेट करते रहेगा और इस पिस्टन और सिलेंडर को वहाँ पे लुब्रिकेशन होते रहेगा। और जब कंप्रेसर अपने फुल स्पीड में चला आएगा तो जाके ये ऑयल बाद में जाके लुब्रिकेशन का काम करना ही करना है। ओके, तो इस तरीके से इनिशियल लुब्रिकेशन करने के लिए भी ये ऑयल रिंग काम में आती है ताकि पिस्टन और इसका ज़्यादा वियर ना हो। आज के डेट में बहुत सारे और भी सिस्टम्स आ गए जो आगे जाके हम लोग फोर्स स्पीड लुब्रिकेशन हो गया, फ्लैश लुब्रिकेशन हो गया और भी लुब्रिकेशन की सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल वगैरह लुब्रिकेशन होता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से पिस्टन और सिलेंडर वॉल को लुब्रिकेट किया जाता है। बाद में यहाँ पे पिस्टन में एक पिन होती है जिसको हम पिस्टन पिन कहते हैं। पिस्टन पिन जो है उसमें लगा होता है एक कनेक्टिंग रॉड और यहाँ पे फिर से एक क्रैंक शाफ्ट होता है। ओके, अब ये जो है कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ना, कनेक्ट करना। ओके, और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने के लिए पिस्टन पिन हेल्प करती है। ओके, तो एक पिस्टन पिन, एक पिन इंसर्ट करते हैं इसके अंदर और पिन के ऊपर लगता है कनेक्टिंग रॉड। अब हर एक पार्ट को हम लोग आगे जाके रोज वीडियो आ रहे हैं तो एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आज सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, इसको जोड़ने का काम जो है वो कनेक्टिंग रॉड करता है और कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करने का काम पिस्टन पिन करती है। क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं कि पिस्टन पिन का रोल क्या है, तो कनेक्ट द पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम पिस्टन पिन का है। अब यहाँ पे आगे आ जाता है क्रैंक। अभी क्रैंक जो है, मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ कैसे होता है। तो क्रैंक कुछ इस तरीके से होता है, शेप कुछ इस तरीके से होता है इसका, यहाँ पे काउंटर वेट लगे होते हैं बैलेंस के लिए। जब ये क्रैंक घूमता है तो ये ऊपर नीचे घूमता है ऐसे। ओके, और ये जो ऊपर, ये तो सर्कुलर मोशन में होगा, क्रैंक का जो रोटेशन होता है दैट इज सर्कुलर रोटरी मोशन। ओके,
और रोटरी मोशन को हम लोग को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना है, ऊपर नीचे वाली मोशन जो इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या क्रैंक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो ये जब आगे बढ़ता है तो पिस्टन को नीचे खींच के लेके आता है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पिस्टन नीचे आते जाएगा, ये जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर आते जाएगा। तो टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यहाँ पे हम लोग ने क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड ये सब पिस्टन का अरेंजमेंट किया होता है। इस अरेंजमेंट का यूज किया होता है रोटरी मोशन को जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिज्म यूज होता है। फिर फाइनली नीचे अगर देखोगे तो इसको कहते हैं ऑयल सम, जिसमें क्या होता है लुब्रिकेशन ऑयल। जैसे मैंने कहा कि सब मूविंग पार्ट्स है तो उसको लुब्रिकेशन की जरूरत है, तो सबसे नीचे लुब्रिकेशन ऑयल होता है। एक कंटिन्यूसली जो मूविंग पार्ट्स है मूविंग पार्ट को लुब्रिकेट करते रहते हैं। तो जो पुराने ओटीसी होते थे, ओपन टाइप कंप्रेसर होते थे, उसमें फ्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते थे क्योंकि स्पीड कम था, ये स्पीड नहीं था। इस स्पीड में आपको अलग लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। 1440 का स्पीड था उसका, या 1440 से कभी कम स्पीड था, तो कम स्पीड में आपका फ्लैश लुब्रिकेशन से लुब्रिकेशन हो जाता था। आज की तारीख में हाई स्पीड में कंप्रेसर चलते हैं तो उसको 4 स्पीड लुब्रिकेशन, मतलब एक सेपरेट ऑयल पंप होता है, उस ऑयल पंप से हर एक पार्ट में ऑयल इंजेक्ट किया जाता है ताकि इसको प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलते रहे। फिर ये जो कंप्रेसर की बॉडी होती है उसको कहते हैं क्रैंक केस। ओके, इस क्रैंक केस में सारे जो पार्ट है ये पार्ट कंप्रेसर के लगे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।